हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या करने वाले हैं आज सर अपन? आज अपन जनरल क्लॉज एक्ट का फटाफट रिवीजन करेंगे। ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? कितने मार्क्स का आता है ये आपके एग्जाम में? दिस कम्स इन योर एग्जाम फॉर अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स। तो 7 मार्क का रिवीजन करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। फटाफट फटाफट रिवीजन करेंगे। मैक्सिमम 1 घंटा, बहुत ज्यादा तो भी 1 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्या तुम लोग हो तैयार? जो लोग, सारे लोग YouTube पे देख रहे हैं, चलो मारो लाइक, मारो मारो। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? हाँ, कम ऑन। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, हर्ष कहते हैं सर आप खड़े होकर के पढ़ाया करो, और भी ज्यादा कूल लगते हो। ठीक है, वेरी गुड, ओके चलो डन, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ओके गाइस, चलो वी विल किक स्टार्ट द जनरल क्लॉज एक्ट। व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट सर? जनरल क्लॉज एक्ट जो है, हमारे इतने सारे दुनिया में जो एक्ट्स हैं, हमारे इंडिया में जो इतने सारे एक्ट्स हैं, उन लोगों, उन एक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं जनरल क्लॉज एक्ट। इसमें 2 तरह की चीजें दी हुई होती है, पहला डेफिनेशंस और दूसरा इंटरप्रिटेशन के रूल्स। पहला डेफिनेशन और दूसरा इंटरप्रिटेशन के रूल्स। अगर दुनिया में कहीं कोई एक्ट है और उसमें कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड यूज किया गया है, तो उसका डेफिनेशन सबसे पहले आपको कहां मिलेगा? उसी एक्ट में मिलेगा। कहां मिलेगा? उसी एक्ट में मिलेगा। पर अगर उस एक्ट में आपको नहीं मिल रहा है तो कहां मिलेगा? उस एक्ट ने किसी एक्ट का रेफरेंस दे रखा होगा। जैसे आपका कंपनीज एक्ट जो है वो रेफरेंस देता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का, सेबी एक्ट का, डिपॉजिटरी एक्ट का, कि अगर कंपनीज एक्ट में कोई वर्ड यूज किया है जिसका डेफिनेशन हमने नहीं बताया तो आप वहां चले जाना। अब तुम वहां गए, तुमको वहां भी नहीं मिला तो क्या करोगे? तो तुम मुंह उठा करके जनरल क्लॉज एक्ट के डेफिनेशंस में आ जाना। यहां पे बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, पहला। दूसरा, अगर आपको इंटरप्रिटेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन के लिए भी ये एक्ट है। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है सर? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट? ये देखो यहां लिखा हुआ है, क्या ऑब्जेक्ट है सर एक्ट का? There are 4 objects of this act. सबसे पहला, टू शॉर्टन दी लैंग्वेज। टू शॉर्टन दी लैंग्वेज, हम जो सेंट्रल एक्ट से इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं उसमें से कॉमन चीजें उठा करके एक एक्ट में डाल देंगे ना, तो ओवरऑल एक्ट शॉर्टन हो जाएगा। दूसरा, फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन, हर जगह एक ही चीज, एक्सप्रेशन जो यूज हो रहे हैं उनका एक ही मतलब होना चाहिए, इसलिए। थर्ड, टू स्टेट एक्सप्लिसिटली सर्टेन कन्वीनियंट रूल्स, सर्टेन कन्वीनियंट रूल्स। फोर्थ, टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स और ओवरसाइट। सर क्या मतलब है गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स और ओवरसाइट? मतलब क्या, कोई एक्ट में कोई कॉमन चीजें होती है जो अगर आप एक्ट में लिखना भूल जाओ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमने यहां लिख दिया है, तो वहां लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल बी गार्डेड अगेंस्ट स्लिप्स और ओवरसाइट। तो ये 4 ऑब्जेक्ट है सर। सबसे पहला क्या? लैंग्वेज छोटा करना। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी लाना। तीसरा, कन्वीनियंट रूल्स लिखना। फोर्थ, गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड ओवरसाइट। ये 4 ऑब्जेक्ट्स किसके हैं बेटा? किसके ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके जनरल क्लॉज एक्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सर ये एप्लीकेबल किसको होता है जनरल क्लॉज एक्ट? छोड़ दो, वर्ड्स छोड़ दो। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि जनरल क्लॉज एक्ट किसको एप्लीकेबल है। ओ इंस्टीट्यूट सुन मत लेना, मेरी बात पता चला मेरी बात सुने और एग्जाम में डाल दिया। अरे सुनो, तुम सुनो, मोस्टली नहीं आएगा, ठीक है? आ भी सकता है, भगवान भरोसे। अब मेरी बात सुनो, एप्लीकेबिलिटी क्या है? जनरल क्लॉज एक्ट में इन्होंने कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं लिखा। इन्होंने ये नहीं लिखा कि इंडिया में होगा, इंडिया के बाहर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, नहीं होगा। इन्होंने बस बोला हम तो भैया एक्ट्स को अप्लाई करते हैं, सेंट्रल एक्ट जो होते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं, तो सेंट्रल एक्ट जहां जहां पे भी एप्लीकेबल है वहां पे मैं अप्लाई हो जाऊंगा। मतलब क्या, अगर जनरल क्लॉज एक्ट कंपनीज एक्ट को एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट इंडिया को एप्लीकेबल है, तो जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो इंडिया को एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या आपको समझ आई बात? क्या आपको बात समझ आई? जी हां, आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। कुछ बेसिक रूल्स हमने पढ़े थे। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल मतलब सर एक्ट के शुरू शुरू में हमने बोला डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 लाइन। हमने एक्ट को खड़े होकर बोला डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 लाइन। तो कभी कभी वो 1 लाइन में बता देता है, कभी कभी उसका मन नहीं मानता है तो 5-6 लाइन में बताता है। पर प्रियम्बल जो होता है वो पूरे एक्ट का ब्रॉडर इंटेंशन बताता है। तो सुनो सुनो, अगर आप एक्ट पढ़ रहे हो और कहीं पे आपको कोई चीज में क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई एक्ट में कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो और उस प्रोविजन में आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो जब ऐसी चीज होती है जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं आती है तो आप प्रियम्बल पढ़ के समझने की कोशिश करते हो कि यार कहना क्या चाहते हो। तो ये प्रियम्बल जो है ये आपको क्या बताता है? ये आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू बताता है कि जब हम एक्ट बना रहे थे तो हमारा इंटेंशन क्या था। उसके बाद सर हमने डेफिनेशंस के बारे में कुछ चीजें पढ़ी। मैंने डेफिनेशंस के बारे में आपको क्या बताया? डेफिनेशंस 2 तरीके के हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब अगर आप अपने डेफिनेशन में मींस वर्ड का यूज कर रहे हो, अगर आप अपने डेफिनेशन में मींस वर्ड का यूज कर रहे हो, जैसे कंपनीज मतलब क्या? कंपनीज एक्ट में लिखा है कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सेक्शन 2 क्लॉज 20
कंपनी, कंपनी मतलब क्या? कंपनी मतलब मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। तो कंपनी मींस मतलब हमने बता दिया, इतना ही मतलब है। पर अगर दूसरा डेफिनेशन होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब क्या? जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन 2 क्लॉज 11 जो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में और भी चीजें आ सकती है, पर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में कुछ एक ही चीज आ सकती है, उतनी ही चीजें आ सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब इन दोनों का एक मिक्सचर भी बना सर, कौन सा? जैसे कि शेयर्स का डेफिनेशन, शेयर्स के डेफिनेशन में लिखा है शेयर्स मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर्स मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। तो इसमें मींस वर्ड भी आ रहा है, इंक्लूड वर्ड भी आ रहा है, मतलब मिला करके एक वर्ड बन रहा है। अरे सर क्या इसका पीएचडी करना है क्या अपने को? नहीं, बस लिखा है, अपन ने पढ़ लिया। कहां लिखा है सर? आपके नोट्स में तो नहीं लिखा है, मॉड्यूल में लिखा है। सर तो यहां क्यों नहीं लिखे? क्या मतलब है? क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? पर एग्जाम में सर आपको यह पता होना चाहिए डेफिनेशन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने कहा डेफिनेशन सर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको मैं रिवाइज करवा लेता हूं, और इतने ही एग्जाम में आने, इससे ज्यादा आने के चांसेस बहुत कम है। एक्ट क्या है? एक्ट, व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट मतलब कोई भी हरकत। यहां पे एक्ट का मतलब लॉ वाला एक्ट नहीं है, ये एक्ट का मतलब है हरकत, ठीक है। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है सर? एफिडेविट का डेफिनेशन आपको याद करना है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, एफिडेविट, ओथ और स्वेरिंग। एफिडेविट, ओथ और स्वेरिंग ये तीनों का डेफिनेशन सेम है। क्या कहा मैंने? एफिडेविट, ओथ और स्वेरिंग तीनों का डेफिनेशन सेम है। मतलब क्या? इट इंक्लूड्स अफर्मिंग एंड डिक्लेरेशन बट डज नॉट इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। इट इंक्लूड्स अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। क्या लिखा है दोस्तों? देखो ना क्या लिखा है? एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन बाय एनी पर्सन who is allowed by law but it does not include swearing। मतलब क्या सर? कसम खा रहा हूं, मम्मी कसम, ये सब नहीं चलेगा बेटा, तुमको अफर्म करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर तुम लॉ में एफिडेविट की बात कर रहे हो, गॉड प्रॉमिस, नहीं चलेगा, ठीक है। तुम अफर्मेशन दो या डिक्लेरेशन दो। तो अफर्मेशन, एफिडेविट का, ओथ का और स्वेयर का, तीनों का मतलब जो है लॉ के हिसाब से इन्होंने सेम रखा है। क्या तुमको समझ आया? बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, इतने शांत क्यों तुम? जोर से बोलो हाँ। अरे जोर से बोलो हाँ। ओके सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? कमेंसमेंट मतलब क्या सर? कमेंसमेंट मतलब क्या? वो दिन जब से कोई एक्ट या रूल जो है वो ऑपरेशन में आता है या फोर्स में आता है। द डे ऑन विच एनी एक्ट और फोर्स कम्स इनटू फोर्स मतलब जब वो एप्लीकेबल होना शुरू होता है तो उसको कहते हैं कमेंस हो गया है। कमेंस मतलब क्या सर? कम्स टू हैव लीगल इफेक्ट एंड लीगल फोर्स एंड इफेक्ट। पर सर यहां पे एक स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह बॉय का एक केस था सर। उन्होंने क्या बोला? सुनो, अरे सुनो सर, आपने अगर एक एक्ट बना दिया, ठीक है, और किसी को अथॉरिटी दे दिया कि तू ये एक्ट को एनैक्ट करवा देना, मतलब क्या? आपने एक एक्ट बना दिया मतलब क्या? प्रेसिडेंट का साइन हो गया उस पे। अब उसके बाद आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तू ना नोटिफाई कर देना, तू ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देना। जब तू ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा तब ये एक्ट जो है कमेंस हो जाएगा। अब सर जस्ट बिकॉज the act has been constitutionally approved but it is not yet in operation, it doesn't make it valid। अभी आप उसको कमेंट्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक्ट बन गया है, चलो प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, वेरी गुड, पर आप उसको फिर भी आप उसको कमेंट्स नहीं बोल सकते क्योंकि उसको अभी तक ऑपरेशन में नहीं लाया गया है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं सर, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो बन करके तैयार हैं लेकिन उनको कमेंसमेंट में अभी तक नहीं लाया गया है या इन द प्रोसेस है। तो यहां पर ये केस लॉ में यही डिसाइड हुआ था कि तुम उसको ये नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव हो गया है ना तो एक्ट कमेंस हो गया। नहीं भैया, इट इज नॉट येट इन ऑपरेशन। क्या आपको समझ आई सर बात? डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बाय हार्ट 4 थिंग्स व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला 4 वर्ड आपको याद करना है सर। मैटर आपने किसी सब्सटेंस पे लिखा, क्यों लिखा? आपका इंटेंशन था कुछ। क्या इंटेंशन था आपका? रिकॉर्ड करने का। मैटर, सब्सटेंस, इंटेंशन, रिकॉर्ड, ये 4 वर्ड याद करो, डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन याद हो जाएगा। एनी मैटर, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? एनी मैटर विच इज रिटन वेदर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कहां लिखा आपने? किसी सब्सटेंस में लिखा। कैसे लिखा सब्सटेंस में? बाय यूज ऑफ लेटर्स और फिगर्स। बाय यूज ऑफ लेटर्स और फिगर्स। व्हाई डिड यू डू? विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड, फॉर रिकॉर्डिंग सच मैटर इज अ डॉक्यूमेंट। मतलब क्या सर? अगर आपने कोई भी चीज लिखी या डिस्क्राइब की, क्यों? क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। सर ये आपके डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है, प्लीज याद कर लो मेरे साथ। एनी मैटर विच इज रिटन
with an intent, any matter which is written upon any substance either by use of letter or figure which is intended to be used for recording the matters therein is a document. सर इसमें एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो बुक्स, फाइल्स, पेंटिंग, even computer files are all documents. However, it does not include Indian currency note. Indian currency note जो है इसमें नहीं आता है. Okay, सर अच्छा एक बात तो मैंने बताई ही नहीं, आप लोगों को ये नोट्स कहां से मिलेंगे? आप लोगों को ये नोट्स कहां से मिलेंगे? आपको नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, समरी नोट्स मिल जाएगा. अब मेरी बात सुनो 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 सर. इनैक्टमेंट मतलब क्या होता है सर? कोई भी एक्ट को इनैक्टमेंट कहते हैं. कोई भी एक्ट या रेगुलेशन को शेल इंक्लूड अ रेगुलेशन एंड इट विल इंक्लूड एन एक्ट. मतलब सर कोई भी एक्ट हो, कोई भी रेगुलेशन हो, उसको हम एनैक्टमेंट कहते हैं. फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सर. फाइनेंशियल ईयर क्या है? मैं आप लोगों को जो चीजें इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं दोस्तों, प्लीज उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस देना एग्जाम के पहले, जैसे कि डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. अब से इंपॉर्टेंट चीजें और शुरू होगी. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. वाह 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 वाह. कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद यही तो जानने की हमको जरूरत थी. फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? अ फाइनेंशियल ईयर मींस अ ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल. तो ईयर मतलब क्या होता है सर? ईयर मतलब क्या? ईयर को आप ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से रेकन करोगे. मतलब 1 जनवरी से शुरू होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा. तो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से ईयर मतलब क्या? जनवरी टू दिसंबर. और फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर मतलब एक ईयर जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है. अब सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपका गुड फेथ. गुड फेथ का डेफिनेशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सर याद करो मेरे साथ डेफिनेशन क्या है गुड फेथ का. गुड फेथ क्या होता है सर? जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से अगर बोलूं तो गुड फेथ मतलब एनीथिंग विच यू हैव डन ऑनेस्टली, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, डजंट मैटर. अगर आपने ऑनेस्टली कोई काम किया है ना तो वो कह रहा है गुड फेथ है भाई. अगर आपने ऑनेस्टली कोई काम किया है तो वो कह रहा है गुड फेथ है. वाह 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 वाह. तुमने नेग्लिजेंट होकर के काम किया लेकिन ऑनेस्टली काम किया तो गुड फेथ है. वाह. अगर तुमने कार खरीदने गए, ठीक है, तुम क्रेटा कार खरीदने गए और कार खरीदते वक्त तुमने देखा कि कार का जो मालिक है उसके पास गन है, तो तुमको शक हुआ कुछ तो गड़बड़े दिया, तो तुमको थोड़ा तो पूछना चाहिए ना, गुंडा है, चोरी करके लाया है, कार किसका है, तुमको सही पेपर्स नहीं दे रहे और तुमने बोला अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो पैसे दिए पूरे, मैंने कार खरीद लिया, नेग्लिजेंट था तो क्या हुआ, गुड फेथ में तो काम किया. तो जनरल क्लॉज एक्ट कहते हैं हाँ चोमू चलेगा, आजा चलेगा, कोई बात नहीं. पर ये जनरल क्लॉज एक्ट कहता है. पर अगर आप सिविल लॉ देखोगे, सिविल लॉ मतलब क्या? जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, तो सिविल लॉ अगर देखोगे वहां पे जो गुड फेथ का डेफिनेशन है ना, मेरी बात सुनना, वहां पे जो गुड फेथ का डेफिनेशन है ना, मेरी बात सुनो, वहां पे जो गुड फेथ का डेफिनेशन है, वहां पे नेग्लिजेंट होगे तो नहीं चलेगा. ऑनेस्टी तो अच्छी बात है ही, पर आपको साथ में डिलिजेंट भी होना पड़ेगा. अगर आप नेग्लिजेंटली कोई हरकत कर रहे हो तो उसको कभी भी गुड फेथ में नहीं कहा जा सकता. इट कैन नेवर बी सेड दैट यू हैव डन एन एक्ट इन गुड फेथ. तो सर सुनो, कभी भी जब आप लॉ में गुड फेथ का डेफिनेशन खोजते हो ना, तो यूजुअली आप सिविल लॉ में जाते हो. कहां जाते हो? यूजुअली आप सिविल लॉ में जाते हो, जनरल क्लॉज एक्ट में नहीं आते हो. पर जनरल क्लॉज एक्ट में कौन आता है सर गुड फेथ का डेफिनेशन ढूंढने? अपना आईसीएआई आता है, बोलता है इधर नेग्लिजेंटली काम किया पर ऑनेस्टली काम किया, गुड फेथ है क्या? तो आप बोलोगे नहीं अरे नेग्लिजेंटली काम किया तो कैसे गुड फेथ हो गया? नहीं भैया, यहां पे नेग्लिजेंटली भी काम किया ना तो गुड फेथ हो जाता है जनरल क्लॉज एक्ट में. तो सर ये सारे पॉइंटर्स मेरे साथ प्लीज एक बार याद कर लो, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है. कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है गुड फेथ का. करें याद? हाँ सर. क्या है सबसे पहले गुड फेथ का डेफिनेशन? ये पढ़ो. अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया. अब सर एक चीज गुड फेथ में किया है कि नहीं किया है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस. सर्कमस्टेंस बदलेगा, आंसर बदलेगा. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, केस टू केस बेसिस. अब सर सुनो, गुड फेथ का डेफिनेशन अलग अलग एक्ट में अलग अलग डिफाइन किया गया है. द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ डज नॉट अप्लाई टू दैट एनैक्टमेंट व्हिच कंटेन स्पेशल डेफिनेशन. मतलब अगर कोई एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, अगर उसने गुड फेथ का खुद का डेफिनेशन लिख के रखा है तो उसको ऑब्वियसली एक्ट का डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. पता है रे बाबा, इतना तो पता है अपने को. उसके बाद the definition may be applied only if nothing repugnant in subject or context. छोड़ दो. अब सर सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ आया, माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग. बोलो एक बार, बोलो जुबा केसरी, अपने मुंह से बोलो एक बार, माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग. सर केस लॉ याद करने के, देखो मैं इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 2 केस लॉ याद करवाऊंगा, उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं याद करवाऊंगा. लिखा है मैंने, पर याद 2 ही करवाऊंगा, 2 ही याद करता, खुद 2 ही याद करवाऊंगा आपको. माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग. क्या है सर ये केस लॉ? ये केस लॉ सिंपल ये बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमने पढ़ा था,
उधर गुड फेथ वर्ड इतनी बार यूज हुआ था, तो वो गुड फेथ का डेफिनेशन किधर है? उधर तो नहीं है, तो तुम किधर जाकर के डेफिनेशन देखोगे? उसके लिए तुम जनरल क्लॉज एक्ट में नहीं आओगे बाबा, तुम जाओगे सिविल लॉ के हिसाब से। सिविल लॉ में जो गुड फेथ का डेफिनेशन है, ये सेकंड लाइन पढ़ो, द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ एज इज जनरली अंडरस्टूड इन द सिविल लॉ एंड विच मे बी टेकन एज अ प्रैक्टिकल गाइड इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन इन आईसीए। मतलब जो सिविल लॉ में जो डेफिनेशन है उसको तुम अपना प्रैक्टिकल गाइड समझो, उसको तुम समझो मेन डेफिनेशन है, और उसको तुम यूज करोगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सर अगर आपने विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन अगर कोई काम किया है ना, मतलब अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अपना नॉर्मल दिमाग के अलावा कोई काम किया है ना, तो उसको गुड फेथ में मान ही नहीं सकते। अगर एक किसी बंदे ने ऑनेस्टली परचेज किया लेकिन केयरलेसली परचेज किया, तो उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा ही नहीं है। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है बचपन में कभी? तो बचपन का प्यार मेरा, सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट गुड टाइटल। अगर आप गुड फेथ में खरीद रहे हो, पर आप अगर केयरलेसली खरीद रहे हो, तो आपको गुड टाइटल नहीं मिलेगा बेटा। क्यों? व्हाई? बिकॉज फॉर गुड फेथ यू यूजुअली यूज द डेफिनेशन ऑफ सिविल लॉ एज अ प्रैक्टिकल गाइड। और वो सिविल लॉ में जो डेफिनेशन है वो कहता है कि अगर एक पर्सन विदाउट ड्यू केयर या अटेंशन के, बिना ड्यू केयर या अटेंशन के, या अगर वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस लगाए बिना अगर वो खरीद लेता है किसी गुड्स को, तो उसको गुड फेथ में कहा ही नहीं जा सकता। सर डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? हाँ सर, इतना तो अपन ने क्लास में भी मेहनत नहीं की थी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर गवर्नमेंट के डेफिनेशन में दो तरह के गवर्नमेंट आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डेफिनेशन में दो तरह के गवर्नमेंट आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। चार चीजें आती है इसमें, चार चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आती है। सबसे पहला लैंड, दूसरा बेनिफिट्स आर टू अराइज आउट ऑफ लैंड, तीसरा पर attachments, things attached to the earth, and fourth permanently fastened to anything attached to the earth। चार चीजें हैं सर, जमीन से कोई बेनिफिट होने वाला है वो, अर्थ में कोई चीजें अटैच्ड है वो, और वो जो अर्थ में चीजें अटैच्ड है उसके साथ आपने परमानेंटली कुछ फास्टन किया है वो। ये चारों चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आती है सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में चार चीज आती है, लैंड, बेनिफिट्स, अटैचमेंट, परमानेंट फास्टनिंग। लैंड, बेनिफिट, अटैचमेंट, परमानेंट फास्टनिंग मैंने कैसे याद करवाया था? लैंड, धरती हमारी मां है तो मां, और उसके अलावा BAP, बेनिफिट्स, अटैचमेंट, पर्सनल, परमानेंटली फास्टनिंग, बाप। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन आते हैं? मां बाप आते हैं। ठीक है, वाह वाह सर, वाह वाह, इससे अच्छा तो नॉर्मल याद कर लेते। तो याद कर लो ना नॉर्मल, मना किया क्या मैंने? तुम ही लोग सर इंटरेस्टिंग, ये लो इंटरेस्टिंग। सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं, सुनो सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लॉजिकली तो समझ आ गया, वेरी गुड। पर अभी लॉजिक की ऐसी तैसी करते हैं। कुछ केस लॉज हुए थे जहां पे कुछ डिसीजंस हुए थे। क्या ट्री जो जमीन में ट्री होता है, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ सर, काट के ले जाएंगे ना उसको तो मूवेबल हो गया। नहीं, वो इमूवेबल है बिकॉज इट इज समथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, वो धरती के सॉइल से जुड़ा हुआ है। तो ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट, ये कहां पे डिसाइड हुआ था सर? वैसे ये डिसाइड हुआ था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे के लोग देखो पेड़ की बातें कर रहे हैं, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस लॉ है। इसमें मेरी बात सुनो। इस केस लॉ के वजह से कंक्लूजन क्या आया? कोई भी और चीज, जैसे कि आपका टिम्बर हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, कोई भी चीज, राइट टू बिल्ड ऑन एनी लैंड और राइट टू ऑक्यूपाई एनी लैंड, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। क्या कहा मैंने? ये सारी चीजें जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। पर सर सुनो, अगर एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ए से बी जाने का आपने एक्सेस रोड बनाया, तो वो एक्सेस रोड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। पर उसी रोड के बाजू में तुमने नाली बनाया, उसी रोड के बाजू में तुमने ड्रेन बनाया, तो वो ड्रेन इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता। क्यों? लॉ की लीला लॉ ही जाने। सर नाली में पानी बहता है ना, तो इमूवेबल कैसे हो गया? सर तो उस हिसाब से मेरे को एक बात बताओ, मछली जो होती है क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है? सर मछली, द राइट टू कैच एंड सेल अ फिश
इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला? इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है, आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है, आपके मॉड्यूल में, मेरे नोट्स में भी है, यहाँ पे कहाँ गया? शुरू वाले पेज में मैंने यहाँ पे काट दिया, इसको आगे डालना है मेरे को। सर आपके नोट्स में यहीं पे नीचे आपको मिलेगा, आप जो नीचे अभी पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, वहां पे आपको सही जगह पे मिलेगा। वहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस देखेंगे, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि फिश जो होता है उसको पकड़ने का जो फिश को कैच करने का जो राइट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि धरती फिक्स्ड है, धरती में जो पानी है वो फिक्स्ड है, तो पानी के अंदर जो मछली है वो इमूवेबल हो गई। वाह 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 वाह, माई होल लाइफ वॉज अ लाई। सुनो सर, इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर आप कोई मशीन, सबसे पहले ये बताओ, कोई मशीन अगर आपने धरती से जोड़ दी है तो क्या वो मशीन इमूवेबल है? हाँ सर, अगर आपने मशीन फिक्स कर दी है तो वो इमूवेबल है। अब उसी मशीन का आपने इंश्योरेंस लिया, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स है, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है? अरे भाई वो तो डॉक्यूमेंट है ना, वो किधर से इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो सर इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है उसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मत बोलना। अब सर इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है? सुनो, लॉ में इम्प्रिजनमेंट दो तरह का है, पहला इम्प्रिजनमेंट है रिगरस, दूसरा है कैजुअल। पहला है रिगरस, दूसरा है सिंपल। रिगरस मतलब क्या? काला पानी की सजा, और दूसरा सिंपल मतलब क्या? सिंपल इंप्रिजनमेंट। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सर बेसिकली रिग्रेस में मैं आपको बताऊं ज्यादा काम करवाते हैं आपसे जेल के अंदर। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एनीथिंग अदर देन इमूवेबल इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ये थे सर आपके डेफिनेशंस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, गुड फेथ का, डॉक्यूमेंट का, एफिडेविट का, कमेंसमेंट का, ये सारे फाइनेंशियल ईयर का, ये सारे डेफिनेशन आपके एग्जाम में आए हुए हैं बार बार, और भी आने के चांसेस हैं, गुड फेथ तो खास करके। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब से सर छोटी छोटी बातें फटाफट करूंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें वो करूंगा, सारी बातें नहीं करूंगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। सर सेक्शन 5 कमिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, एनैक्टमेंट। सर अगर कोई एक्ट आ रहा है तो वो कमेंस कब हो रहा है, कब से ऑपरेशन में आ रहा है? अगर एक्ट में कोई डेट स्पेसिफाइड है तो जिस दिन वो डेट है उस दिन से वो कमेंसमेंट में आ रहा है। if there is a particular date specified, तो जो वो डेट है उस दिन से आ रहा है। बट if there is no particular date specified, अगर पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो इन दैट केस इट विल कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया उस दिन से वो ऑपरेशन में आ जाता है। पर सर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एक्ट को एसेंट कौन देता था? गवर्नर जनरल देता था। उस समय प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते, उस समय गवर्नर जनरल दिया करते थे। तो गवर्नर जनरल का जिस दिन एसेंट मिला या प्रेसिडेंट का जिस दिन एसेंट मिला उस दिन से एक्ट को कमेंस माना जाएगा, अगर कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो। करेक्ट। तो सर जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, ये एक सेबी आईसीडीआर का रेगुलेशन है, ठीक है, जो सेबी ने अपने नोटिफिकेशन में 14 अगस्त को डाला था कि 14 अगस्त को लिखा था कि भैया ये ना 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा। तो ये कब से एप्लीकेबल होगा? तो ये 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि तुमने एक डेट स्पेसिफाई कर दिया है। क्या आपको समझ आया सर? हाँ सर समझ आया। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता देता हूं। मान लो सर एक एक्ट पास हुआ, कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि सीजी तेरे को जब इसको नोटिफाई करना है, तेरे को जब कमेंस करना है तू कर ले, तू बस इसको ऑफिशियल गैजेट में डाल देना, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ऑफिशियल गैजेट में नहीं डाल रहे। किसने पावर दिया था सर सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया था एक्ट ने। एक्ट ने बोला कि मैं कब से कमेंस हो जाऊंगा, जिस दिन से मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में डालेगा उस दिन से मैं कमेंस हो जाऊंगा। अब एक्ट पास तो हो गया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट डाल नहीं रहा है ऑफिशियल गैजेट में, तो ठीक है, ओके। तो अगर वो डाल नहीं रहा है गैजेट में तो मैं क्या करूंगा? अगर वो डाल नहीं रहा है गैजेट में तो क्या करूंगा? क्या कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि ए सीजी इसको कल के कल डाल? नहीं सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना, तो कोर्ट कैन नॉट इशू अ मैंडेमस। मैंडेमस मतलब क्या? आप ऑर्डर नहीं इशू कर सकते कि ए सेंट्रल गवर्नमेंट तू इतने दिन के अंदर डाल। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, उसकी जब मर्जी है वो डालेगा। पर हां, अगर एक्ट के पास होने के बीच में और ऑफिशियल गैजेट में डालने के बीच में बहुत गैप हो गया, क्या कहा मैंने? अगर एक्ट के पास होने के और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पास करने के बीच में बहुत गैप हो गया है, तो एक रिट पिटीशन फाइल करके कोर्ट पूछ सकता है कि भाई क्या हो गया, क्यों लेट हो रहा है, जरा बता दो क्यों लेट हो रहा है, रुके नहीं रुके, घर जाएं, क्या है बता दो तुम हमको। बस इतना पूछ सकते हो आप, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर रूल्स का इफेक्टिव डेट क्या होगा? रूल्स का इफेक्टिव डेट क्या होगा? रूल्स का इफेक्टिव डेट तब होगा जब वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है। जब वो गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिश हो जाता है, उस दिन से आपके रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर सुनो, आपके लॉ में ना फ्रैक्शन ऑफ डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब क्या? अगर कोई अगर लॉ है जो हमने कहा 1 जनवरी से अप्लाई होगा, तो ऐसा नहीं 1 जनवरी को दोपहर को 12 बजे से या दोपहर को 11 बजे से, ऐसा नहीं। 1 जनवरी को अप्लाई होगा मतलब क्या? 31 रात को 12 बजे से वो एप्लीकेबल हो जाएगा।
आप समझो वो लॉ का बर्थडे 1 जनवरी को है, तो कब विश करोगे? 31 रात को विश करोगे ना, उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। समझे? अरे समझा क्या? अरे हो क्या, जिंदा हो क्या? अगर तुम चैट में हां कह रहे हो तो जिंदा हो तुम। सर सेक्शन 5 क्या था कि कमेंस कब होगा एक एक्ट? सेक्शन 5 क्या था? एक एक्ट कमेंस कब होगा? समझे? समझा कि नहीं समझा? ओके चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर रिपील का प्रोविजन क्या है? अब से हम रिपील का प्रोविजन शुरू करेंगे। बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग में वो मत करना किचकिच, एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। व्हाट इज रिपील? रिपील मतलब जान से मार देना। सर उसको तो मर्डर कहते हैं ना, वो इंसान का करो तो कहते हैं, लॉ का करो तो उसको कहते हैं रिपील। ठीक है सर सुनो, कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन या रेगुलेशन, कोई भी सेंट्रल लॉ है, कोई भी सेंट्रल लॉ है, अगर वो किसी पुराने एक्ट को रिपील करता है, पुराने एक्ट को रिपील करता है, रिपील मतलब क्या सर? आप उसको ऐसे, इट इज कंप्लीट ऑब्लिटरेशन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। मतलब क्या? आप उसको इस तरीके से हटा रहे हो कि वो था ही नहीं कभी, इस तरीके से हटा रहे हो कि कभी था ही नहीं, तो उसको कहते हैं रिपील। अब सर रिपील जब करते हो ना तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो हमने बोला हमको नहीं पता क्या इफेक्ट होता है, लेकिन हमको ये पता है ये 4 इफेक्ट तो नहीं होते हैं। हमने क्या किया, रिपील अगर तुम करो तो उससे क्या इफेक्ट होता है हमको नहीं पता, पर ये 4 इफेक्ट तो नहीं होते हैं। कौन से 4 इफेक्ट सर? सबसे पहला रिवाइवल ऑफ एनी प्रीवियस एनैक्टमेंट, रिवाइवल ऑफ एनी प्रीवियस एनैक्टमेंट। जैसे कि क्या सर? जैसे कि बताओ, जैसे कि बताओ, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपका कंपनीज एक्ट 1913 था, कंपनीज एक्ट 1913 ने रिपील कर दिया, 1956 आया, कंपनीज एक्ट 1913 था, उसके बाद 56 आया, 56 ने 1913 को रिपील कर दिया, मतलब हटा दिया, जड़ से उखाड़ दिया। अब सर 1956 को हटाने के लिए 2013 आया, 2013 ने 1956 को जड़ से उखाड़ दिया। ठीक है, तो मेरे को अब ये बात बताओ सर, 1913 को रिपील कौन कर रहा था? उसको रिपील कर रहा था 1956, पर अब आपने 1956 को ही रिपील कर दिया, अब आपने 1956 को ही रिपील कर दिया। सर 1913 को मार कौन रहा था? 56, पर 56 को ही मार दिया, तो अब 1913 वापस जिंदा हो गया क्या? नहीं भाई, क्या ऐसा थोड़ी, यहां पे क्या मजाक चल रहा है क्या? यहां पे नहीं सर, रिवाइव नहीं होगा। पहला, अगर आप कोई एक्ट को रिपील कर रहे हो, इट विल नॉट लीड टू रिवाइवल ऑफ एनी प्रीवियस एनैक्टमेंट। उसके अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है, इट विल नॉट अफेक्ट सम थिंग्स। पहला, इट विल नॉट अफेक्ट योर RPOL, योर राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज। अगर कोई पहले के एनैक्टमेंट में आपके राइट्स, ऑब्लिगेशंस, प्रिविलेजेस और लाइबिलिटीज थे, वो अफेक्ट नहीं होंगे। दूसरा, कोई आपका पेनल्टी, पनिशमेंट या फोरफीचर अफेक्ट नहीं होगा। क्या अफेक्ट नहीं होगा? मैंने कहा पेनल्टी, पनिशमेंट या फोरफीचर अफेक्ट नहीं होगा। तीसरा, आपका लिटिगेशन या इंक्वायरीज जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे। मतलब सर आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इट विल नॉट रिवाइव एनी प्रीवियस एनैक्टमेंट। उसके अलावा 3 पॉइंट ये है, ये तीनों चीजें अफेक्ट नहीं होगी। क्या तीनों चीजें सर? सबसे पहला, आपके राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज जो आपको प्रीवियस एनैक्टमेंट से मिले थे, वो नहीं अफेक्ट होंगे। दूसरा, कोई भी पेनल्टी, पनिशमेंट या फोरफीचर की बात कर रही है, वो अफेक्ट नहीं होंगे। तीसरा, लिटिगेशन जो होते हैं, इंक्वायरीज जो होते हैं, ये सारी चीजें भी अफेक्ट नहीं होंगे। क्यों अफेक्ट नहीं होंगे सर? क्योंकि ये सारी चीजें कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। तो किसी एक्ट को रिपील कर देने से ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं होती। सर जैसे कि एग्जांपल दो, जैसे कि अगर मैं आपको राइट्स का एग्जांपल दूं, अगर आपने कंपनीज एक्ट 1956 रिपील कर दिया, तो उसमें जो सेक्शन 25 कंपनीज हुआ करते थे, सेक्शन 25 कंपनीज कौन से सर? वही जो आज हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनीज है, वो वहां पे सेक्शन 25 कंपनीज हुआ करते थे। तो सर 1956 में जो सेक्शन 25 कंपनीज थे, क्या वो हट जाएंगे? क्या वो हट जाएंगे? नहीं सर, वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो उनको सेम राइट्स मिलेंगे, सेम प्रिविलेजेस मिलेंगे, कोई नहीं है। पेनल्टी की बात करें सर, अगर आपने किसी को फ्रॉड की पेनल्टी लगाई थी, आपने उसको जेल में भर दिया था, आपने उसको फाइन लगा दिया था, उसने पैसे भर दिए 50,000 रुपए। अब जब आपका 1956 रिपील हो गया, तो क्या आके पैसे वापस मांगेगा कि भाई वापस करो मेरे पैसे? तुम्हारा तो एक्ट ही चला गया। नहीं सर, आपको पेनल्टी लग जाएगी, अब कंटिन्यू होगा। लिटिगेशन की बात करते हैं, लिटिगेशन जितने भी हैं, आपके जितने भी केसेस चल रहे हैं, वो पुराने एक्ट के हिसाब से कंटिन्यू होंगे, उसमें कोई चीजें चेंज नहीं होगी।
अब सर जब हम रिपील की बात करते हैं ना, आपको मैं दो प्रोविजन बता देना चाहता हूं कि ये जो रिपील का प्रोविजन है ना, हम सिर्फ एक्ट और रेगुलेशन के लिए लगा रहे हैं, रूल्स के लिए ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ एक्ट और रेगुलेशन के लिए हम ये प्रोविजन लगा रहे हैं। रिपील का प्रोविजन जो है वो रूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अरे जोर से बोलो हाँ। ओके, अब सर एक केस, इंपॉर्टेंट केस लो जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, नवरंगपुरा गम धर्मदा मिल्कत जी ट्रस्ट वर्सेस राम तुझी राम अजी। क्या सर? नवरंगपुरा गम धर्मदा मिल्कत जी ट्रस्ट। सर याद होता है कर लो, नहीं होता है तो जान दो। क्यों सर? क्योंकि एग्जाम में एक बार आया, एक बार लिखना पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एग्जाम में भी नहीं था, वो एमटीपी में था, अब एग्जाम का भरोसा नहीं है, पर अगर याद होता है तो याद कर लो। नवरंगपुरा गम धर्मदा मिल्कत जी ट्रस्ट राम तुझी राम अजी, राम तुझी राम अजी। ठीक है, सुनो सर। ओके, ये केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ था सर? ये केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि रिपील और डिलीशन में फर्क है। ये केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ था कि रिपील और डिलीशन में फर्क है। क्या फर्क है सर? रिपील मतलब क्या? रिपील मतलब यू आर बेसिकली कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द एक्ट एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। ऐसे हटा रहे हो जिसे कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। पर अगर आप डिलीशन की बात करो तो डिलीशन बेसिकली, व्हाट डज डिलीशन मीन? सुनना मेरी बात। डिलीशन मतलब आप उसको किसी एक डेट से एप्लीकेबल करवाना बंद कर दे रहे हो। यू आर स्टॉप मेकिंग इट नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट बट इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। ऐसा नहीं कि आप उसको जड़ से उखाड़ रहे हो। आप बोल रहे हो आज से ये डेट ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, आप इसको डिलीट कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इट इज नॉट कंप्लीट वाइपिंग आउट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी रिपील मतलब क्या? कंप्लीट वाइपिंग आउट एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, दैट इज कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द एक्ट एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। सर ये जो कीवर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स ही आपको लिखने हैं, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, और ये कीवर्ड्स ही अंडरलाइन करने हैं आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और कुछ नहीं लिखना है, बीच का सारा फिलर्स है, ये कीवर्ड्स है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर रिपील का एग्जांपल दो। जैसा मैंने तुमको एग्जांपल दिया था क्लास में कि जो 3 फार्मर्स के लॉ थे वो कैसे बने, क्यों उसको गवर्नमेंट ने हटाया, कैसे रिपील हुआ, और रिपील होने के बाद रिवाइव भी हो सकता है क्या? वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद सर सेक्शन 6 से कहता है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट। सर जाने दो सेक्शन 6 से। सेक्शन 7 वेरी इजी, रिवाइवल। क्या कहते हैं? रिवाइवल मतलब क्या? रिवाइवल मतलब क्या? आप क्या एक्ट को रिवाइव कर सकते हो? बिल्कुल रिवाइव कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त है, बस आप अपना पर्पस बता देना। प्लीज स्टेट द पर्पस व्हाई यू आर रिवाइविंग इट। प्लीज स्टेट द पर्पस क्लियरली, व्हाई आर यू रिवाइविंग दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील्ड एनैक्टमेंट, इसका मतलब क्या है? सुनो, एग्जांपल के फॉर्म में सुन लो। सेक्शन 8 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील्ड एनैक्टमेंट। अगर एक एक्ट है, जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 115 जेबी। सेक्शन 115 जेबी एक सेक्शन है जिसमें आपको बुक प्रॉफिट चाहिए होता है। अब बुक प्रॉफिट जो है ना, वहां पे बुक प्रॉफिट का जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है बुक प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट 1956। अरे पर 1956 तो रिपील हो गया ना भैया। अरे तो कोई बात नहीं, रिपील हो गया है ना, तो जो फिर भी डेफिनेशन था उसको यूज करो, वो जो डेफिनेशन था उसको यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। और अगर वो 1956 का डेफिनेशन हट करके 2013 में आ गया है तो वो डेफिनेशन यूज कर लो। पर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन जब आप करोगे, जब आप इंटरप्रिटेशन करोगे, तो थोड़ा सही सही सोचना, इंसान से गलती हो जाती है। अगर इनकम टैक्स एक्ट में पुराना रेफरेंस दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप वो बुक प्रॉफिट का भी डेफिनेशन ले सकते हो, या अगर नए एक्ट में बुक प्रॉफिट आ गया तो उसका भी डेफिनेशन ले सकते हो। ये मत बोलना कि भाई 1956 रिपील हो गया तो वो है ही नहीं। तो क्या लिखा है सर? Where this act or central act or regulation made after the commencement of this act repeals or reenacts with or without modification any provision of former enactment, then references in any other enactment or in any instrument to the provisions so repealed shall, unless an intention appear, be construed as reference to the provisions reenacted. मतलब यही क्या कह रहा है सर? अगर आपने 1956 के बुक प्रॉफिट को रेफरेंस दिया है तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, हम ये मान लेंगे आपने 2013 के ही बुक प्रॉफिट को रेफरेंस दे दिया है, भले तुमने अलग से अमेंडमेंट नहीं किया हो। एक बार ये एग्जांपल पढ़ो सर, एग्जाम का क्वेश्चन है। एक बार ये एग्जांपल पढ़ो फटाफट, एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके सर, अभी कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो 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 सर, अगर कभी आपको टाइमलाइन कैलकुलेट करना है ना, तो अगर फ्रॉम वर्ड यूज किया है तो वो जो स्पेसिफिक डेट है उसको छोड़ देना, और अगर टू वर्ड यूज किया है तो वो स्पेसिफिक डेट को इंक्लूड कर लेना। क्या मतलब सर? जब भी आप कोई टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो जो शुरू वाला दिन है एकदम स्टार्ट वाला उसको इग्नोर कर देना, और जो लास्ट वाला दिन है उसको इंक्लूड कर लेना, तो आपका सफिशिएंट कंप्लायंस हो जाएगा लॉ का। क्या मतलब सर? जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर
अगर एक कंपनी 30th सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अगर एक कंपनी 30th सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड 30 डेज के अंदर पे करना होता है। तो डेट कब से शुरू होगा? वो 30 डेज शुरू होगा 1 अक्टूबर से, मतलब 30th सितंबर को इंक्लूड मत करना। 1 अक्टूबर से आप 30 डेज गिनोगे, 30th अक्टूबर तक आप जो इस पीरियड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब आपको पता है अगर इस पीरियड में डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको पैसे 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। तो सर जब आपके 7 दिन कब से शुरू होंगे? ये आपका लास्ट डेट था, तो इसको छोड़ दो। 31 अक्टूबर से आप गिनना शुरू करोगे और 31 अक्टूबर से 6 नवंबर आपका लास्ट डेट होगा। इतने समय के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू ट्रांसफर दिस टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 6 नवंबर के लास्ट तक, डे एंड तक आप ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं किया तो फिर ब्रीच हो जाएगा। मतलब क्या सर? जो पहला वाला दिन है, जो पहला वाला दिन, जैसे कि यहां पे पहला वाला दिन क्या है 30 सितंबर, उसको इग्नोर कर देना और जो लास्ट वाला दिन है 2 वाला डेट, उसको इंक्लूड कर लेना। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर, आपको मेरी बात समझ आई। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, computation of time, very important provision। मेरी बात सुनना। if there is a timeline within which a document has to be submitted in a court or office, अगर आपको कोई भी legislation या regulation के हिसाब से कोई भी एक्ट करना है किसी कोर्ट या ऑफिस में जाकर के किसी दिन के अंदर, और जो लास्ट डेट था या जिस दिन आप गए उस दिन अगर वो कोर्ट या ऑफिस बंद था, सर जैसे कि आपको अपील फाइल करना होता है, आपको अपील फाइल करना होता है मान लो 45 डेज के अंदर। अब आपने एकदम लास्ट डेट तक आलस किया, 45th डे पे आप अपील फाइल करने गए और उस दिन कोर्ट बंद निकला, या आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करना था किसी ऑफिस में और वो ऑफिस लास्ट डे पे गए और वो ऑफिस बंद निकला, तो क्या आपका ब्रीच हो जाएगा? नहीं सर, अगर वो ऑफिस बंद निकला ना तो उसके बाद जब भी वो कोर्ट या ऑफिस खुलता है उस दिन अगर वो काम तुम कर दोगे तो ये मान लिया जाएगा तुमने लास्ट डेट पे कर दिया है। नहीं समझे सर? सर अगर आपको कोई कोर्ट में जाके अपील फाइल करनी थी, लास्ट डेट था 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर लास्ट डेट था, आप 31 अक्टूबर को कोर्ट में गए, कोर्ट था बंद, तो आप उसके बाद जब भी कोर्ट खुलेगा ना, जब भी कोर्ट खुलेगा उस दिन जाकर के अगर जमा कर दोगे अपील तो ये मान लिया जाएगा आपने 31 अक्टूबर को ही अपील फाइल किया है। पर सर यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर कोर्ट मन मर्जी बंद है, कोर्ट कोविड के वजह से बंद है, कोर्ट ऐसे ही बंद है, तो वो बंद है तो बंद है, अगला जब भी खुलेगा तब तुम फाइल कर देना, काम हो जाएगा। अगर कोर्ट मान लो सर 10 दिन के लिए बंद है तो 10 दिन बाद फाइल कर देना। सैटरडे, संडे, पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंद है तो जब चालू होएगा फाइल कर देना, ये मान लिया जाएगा लास्ट डेट पे फाइलिंग हो गई है। तो क्या लिखा है सर? वेयर एनी एक्ट इज डायरेक्टेड टू बी डन इन एनी कोर्ट और ऑफिस ऑन अ सर्टेन डे and it is closed on that day, then it will be considered as done if it is done on the next day afterwards on which the कोर्ट और ऑफिस ओपन। जब भी उसके बाद कोर्ट या ऑफिस खुलेगा उस दिन अगर कर लिया तो इसको कर लिया है मान लिया जाएगा। अब सर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, अगर एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो तो डिस्टेंस जो है वो मेजर करोगे स्ट्रेट लाइन में ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब क्या, वो स्कूल में आप करते थे ना जियोग्राफी में, ऐसा धागा लेकर के, वैसा ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। आप उसको पानी से, फ्लाइट से, रोड से रास्ता नहीं नापोगे, मतलब बेसिकली एरियल डिस्टेंस हो गया एक तरह से। ठीक है, देख रहे हो पीएचडी कर रहे हैं हम लॉ में, देख रहे हो तुम्हें एलएलबी की डिग्री मिलेगी इसके साथ। सर ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा इन एनी एनैक्टमेंट, ओ हो पर ये लॉ पढ़ के लगा ओहो अच्छा हुआ बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि सर अगर आपने एक दुकान में गए और आपने देखा 1 किलो चावल 100 रुपया, तो आपने बोला भैया 2 किलो कितने में लगाओगे? अरे 200 में लगाएगा ना, तुमको डिस्काउंट मांगना है तो अलग से मांगो, पर वो 200 में लगाएगा ना, 1 किलो का 100 तो 2 किलो का 200। तो लॉ यहां पे क्या लिखता है? सेक्शन 12 लिखता है कि आप कोई भी चीज अगर आपको दिया हुआ है मेजरमेंट या कोई कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी लेविएबल दिया गया है तो उसको प्रोपोर्शनेटली करना, उसको प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना। जैसे कि सर इन्होंने एग्जांपल दे रखा था, अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कितने डिविडेंड डिक्लेयर हुए सर? 200 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ सारे शेयर होल्डर को, तो वो 200 रुपए का डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? तो अरे शेयर होल्डिंग के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसी का 50% शेयर होल्डिंग है, किसी का 25%, किसी का 15%, किसी का 10%, तो उसी रेशियो में वो डिविडेंड को जो है वो डिक्लेयर कर दोगे। ओहो, मैथ्स में रेशियो कम पढ़ा था हमने फाउंडेशन में, इन्होंने बोला यहां भी पढ़ा देते हैं थोड़ा सा। सुनो सर नेक्स्ट सेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर, ही इंक्लूड शी। जहां पे हम मैस्कुलिन जेंडर यूज कर रहे हैं तो भैया हमको माफ कर देना, वहां पे हमारा मतलब ये है कि फीमेल्स भी उसमें इंक्लूड होंगे, टेंशन मत लो। तो ही विल इंक्लूड शी, और सिंगुलर कैन मीन प्लूरल एंड वाइस वर्सा, प्लूरल में सिंगुलर भी आ सकता है। वाह 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 वाह। पर सर इसके कुछ एक्सेप्शंस है, ही विल इंक्लूड शी, पर अगर लॉ ने क्लियरली ही लिखा है, इफ लॉ डिडंट वांट टू इंक्लूड शी देन ही विल नॉट इंक्लूड शी। ही विल इंक्लूड शी अनलेस लॉ वांटेड ही टू इंक्लूड ही एंड नॉट शी। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, सुनो सर, अगर लॉ में लिखा है कि आप ही वर्ड यूज किया तो ही मतलब शी इंक्लूड हो जाएगा, पर अगर लॉ ने क्लियरली कहीं पे मेल डिसेंडेंट लिखा है, मेल डिसेंडेंट लिखा है,
सर जायदाद जो है वो मेल डिसेंडेंट को मिलेगी, अगर ऐसा लॉ में लिखा है तो मेल डिसेंडेंट का मतलब फीमेल डिसेंडेंट नहीं आएगी उसमें, सर मेल डिसेंडेंट ही आएगा। क्यों स्पेसिफिकली लिखा है? जैसे गाय ने अगर लॉ ने स्पेसिफिकली लिखा है द वर्ड बुलक, बैल, तो उस केस में गाय को, काउ को मत इंक्लूड करना। क्यों? क्योंकि क्लियरली बुलक लिखा है, राइट? तो इस तरह की चीजें हैं सर। अब सर आपने कहा सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि यू विल चेक द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो क्या फाइनेंशियल ईयर तो सिंगुलर है, तो क्या मैं उसको प्लूरल मार के अगले 3-4 साल का फाइनेंशियल, पिछले 3-4 साल का फाइनेंशियल ईयर चेक कर लूं? नहीं सर, आप क्लियरली यहां पे फाइनेंशियल ईयर के केस में सिंगुलर विल नॉट इंक्लूड प्लूरल, तो थोड़ा दिमाग लगा के इंटरप्रिटेशन करना, पर जहां तुमको समझ आए। जैसे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है सर, एक सेक्शन 203 है जो आप सीए फाइनल में पढ़ते हो, वो 203 में लिखा है आप होल्डिंग कंपनी के अलावा कहीं भी और होल टाइम की मैनेजरल पर्सन नहीं बन सकते एक्सेप्ट फॉर योर सब्सिडियरी। वहां पे उन्होंने सब्सिडियरी लिखा है, वाई लिखा है, सिंगुलर लिखा है। अब सर लॉ में क्वेश्चन आता है तो क्या आप एक ही सब्सिडियरी में बन सकते हो कि 3-4 में भी बन सकते हो? तो द आंसर इज 3-4 में भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि भले तुमने वर्ड सब्सिडियरी लिखा है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन सब्सिडियरीज था। ये क्वेश्चन आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, चाहिए तो जाकर के अभी कर लो, पर उससे आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। अब सर फंक्शनरीज में मैं आपको ये सारे बच्चे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। जैसे कि सुनना, अगर किसी को आप पावर टू अपॉइंटमेंट दे रहे हो फंक्शनरीज में, अगर आप किसी को, सबसे पहले तो सुनो, सबसे पहले अगर आप किसी को पावर टू अपॉइंटमेंट दे रहे हो, मतलब आपने कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तू ना ये आईपीएफ अथॉरिटी में जो चेयरमैन है उसको तू बैठा देना, यू अपॉइंट अ पर्सन देयर। तो इन दैट केस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ईदर अपॉइंट अ स्पेसिफिक पर्सन और कैन अपॉइंट एन ऑफिस ऑल्सो। या तो वो किसी, उसने बोला मिस्टर आनंद आप जाके बैठ जाओ, ये पर्सन हो गया, या फिर उसने कहा कि जो सेक्रेटरी एमसी है ना वो वहां पे बैठेगा, मतलब सेक्रेटरी एमसीए की कुर्सी में जो भी बैठा है वो यहां पे बैठेगा। इसको कहते हैं सर एक्स ऑफिशियो, इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब ये जो चेयरमैन है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या, तुम किसी और ऑफिस में बैठे हो इसलिए तुमको ये ऑफिस में बैठने मिल रहा है, जैसे ही तुम्हारी वो ऑफिस खाली होगी ये ऑफिस भी तुम्हारी खाली हो जाएगी, ठीक है सर? सर ठीक है क्या? यस। तो एक्स ऑफिशियल अपॉइंटमेंट हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अब सर जब आप किसी को पावर टू अपॉइंट देते हो ना तो उसके पास पावर टू सस्पेंड और टर्मिनेट भी होता है। अगर आप किसी को पावर टू अपॉइंट दे रहे हो तो उसके पास पावर टू सस्पेंड और टर्मिनेट भी होता है बाय डिफॉल्ट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इस पूरे लॉ में हर जगह अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लिख देना भाई, क्योंकि कहीं और लॉ ने कुछ अलग से बोल दिया तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। उसके बाद सर पावर टू अपॉइंट, यही मैंने कहा, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड और डिसमिस, ठीक है? उसके बाद सर ओके सर, उसके बाद आ जाओ सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे को एक बात बताओ, अगर कंपनीज एक्ट ने बोला था, कंपनीज एक्ट ने पावर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया, रूल में उन्होंने एक वर्ड यूज किया बॉडी कॉर्पोरेट। अब वो बॉडी कॉर्पोरेट जो वर्ड यूज किया उसका डेफिनेशन उन्होंने रूल्स में लिखा नहीं, तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन कहां ढूंढने जाओगे तुम? जनरल क्लॉज एक्ट में। क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट ने पावर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तू रूल्स बना ले, रूल्स में उन्होंने वर्ड यूज किया बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन ढूंढने कहां जाओगे? अरे वो रूल तो एक्ट का बच्चा है ना, तो एक्ट में लिखा हुआ है ना डेफिनेशन, तो तुम एक्ट में जाके पढ़ोगे ना, तो ऑब्वियसली आप कंपनीज एक्ट में जाओगे, वो लिखा है इन्होंने। तो आपको लगा अच्छा किया, हाँ बता दिया, अच्छा, हम तो नहीं तो दर बदर भटक जाते कि कहा बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन ढूंढे। अरे जिस एक्ट का रूल है उसी एक्ट के पास जाओगे ना, इसीलिए सर लॉ का नाम है जनरल क्लॉज एक्ट। अब सर आप अगर किसी को पावर दे रहे हो टू इशू नोटिफिकेशन, स्कीम्स, ऑर्डर्स, आप अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो टू इशू स्कीम्स, नोटिफिकेशन और ऑर्डर, तो उसको जब इशू करने का पावर दे रहे हो ना, तो अमेंड करने का, वेरी करने का, रिसाइंड करने का, सारी चीजें करने का पावर आ जाता है। क्या कहा मैंने? अगर आप किसी अथॉरिटी को पावर दे रहे हो टू इशू, तो उसके पास पावर टू वेरी, पावर टू अमेंड, पावर टू रिसाइंड, सारी चीजें आ जाती है। वाह 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 वाहियात। सर नेक्स्ट, सर ये सारी कहानियां अगर तेरा आपको एग्जाम के पहले भी सुनना है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये चीजें एग्जाम में आती नहीं है, बट अपने को कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। वी शुड नो व्हाट इज रिटन, दैट्स ऑल, वी अंडरस्टैंड। अगर एग्जाम में आएगा तो अपन संभाल लेंगे, वैसे आने की संभावना काफी कम है। बट सर नेक्स्ट वाला प्रोविजन सुनो, सर अगर कोई रूल्स बन भी गया है और अगर रूल्स नोटिफाई भी हो गया है, पर अगर एक्ट अभी तक उस प्रोविजन को नोटिफाई नहीं करा है, तो रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, अरे सुनो, आपने एक्ट बनाया, एक्ट में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल्स बना लेना, एक्ट अभी तक कमेंस नहीं हुआ है, एक्ट अभी तक कमेंस नहीं हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना के ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया, एक्ट अभी तक कमेंस नहीं हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना के ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया, तो क्या रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगा?
लॉ कहता है कि तुम रूल्स बना के डाल सकते हो, पर एप्लीकेबल तब तक नहीं होगा जब तक आपका एक्ट कमेंस नहीं हो जाता। जब तक आपका एक्ट कमेंस नहीं हो जाता तब तक जो रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना सर, वो रूल्स हो, वो बाईलॉज हो, वो कुछ भी हो, जो एक्ट है जब तक वो फोर्स में नहीं आता तब तक तुम्हारे रूल्स फोर्स में कहां से आएंगे। तो सर क्या लिखा है, वेयर बाई एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन और ऑन द पासिंग देयर ऑफ अ पावर इज कन्फर्ड टू मेक रूल्स और टू इशू ऑर्डर देयर अंडर, देन दैट पावर मे बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट। जब आपका एक्ट पास हो गया उसके बाद आप कभी भी रूल्स बना सकते हो, बट सच रूल्स शेल नॉट टेक इफेक्ट टिल कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। आप बना लो पर जब तक आपका एक्ट नहीं आता तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नीचे मैंने एग्जांपल दे रखा है, आपको अगर याद होगा तो एनसीएलटी का, एनसीएलटी के रूल्स 2014 में बन गए थे, पर एनसीएलटी का लॉ एप्लीकेबल हुआ 2016 में। तो जब 2016 में लॉ एप्लीकेबल हुआ, जब 2016 में लॉ एप्लीकेबल हुआ तो रूल्स भी 2016 से ही अप्लाई होगी, भले ही आपने बना लियो, भले ही आपने बना लिया हो। अब सर सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट क्या है सर? सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट वही गेम जो अपने आईसीआई ने अभी खेला। आईसीआई ने कोर्स को अमेंड करने की बात की, तो कोर्स को अमेंड करने के लिए आईसीआई ने क्या किया, सबसे पहले एक रिवाइज ड्राफ्ट बनाया। वो रिवाइज ड्राफ्ट को जो है वो पब्लिक कमेंट के लिए उन्होंने ऑफिशियल गैजेट में अपलोड किया। आप ऑफिशियल गैजेट जाओगे तो वहां पे उन्होंने अपलोड किया, बोले 30 दिन के अंदर एवरी पर्सन हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड, every person who is likely to be affected will have to give their objection or suggestion। आपका ऑब्जेक्शन या सजेशन है कुछ भी तो 30 दिन के अंदर आप लोग अपना कमेंट्स दो। आपके जब कमेंट्स आ जाएंगे तो उसको हम कंसिडर करेंगे, और कंसिडर करने के बाद जो भी चेंजेस अगर हमको लगता है करने नहीं करने, वो करके हम एक्ट को पब्लिश कर देंगे। तो सर ये है पब्लिश करने के पहले प्रीवियस पब्लिकेशन, प्रीवियस पब्लिकेशन फॉर कमेंट्स। आप अगर कोई भी एक्ट पब्लिश कर रहे हो तो उसके पहले का प्रीवियस पब्लिकेशन है ये, किनके कमेंट्स के लिए, फॉर पर्सन हु आर लाइकली टू बी अफेक्टेड। तो सर 4 स्टेप है, देखो 4 स्टेप है, इनको याद करने हैं। सबसे पहले क्या, आप पब्लिश करोगे एक ड्राफ्ट, जो भी आप रूल लॉ एक्ट बनाना चाहते हो उसको पब्लिश करोगे एक ड्राफ्ट फॉर द कमेंट्स ऑफ पर्सन हु आर लाइकली टू बी अफेक्टेड। उसके बाद आप एक ड्राफ्ट नोटिस भेजोगे कि भैया जिनको जिनको कंसर्न है वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर हमको क्या बता दे, वो हमको अपना कमेंट्स बता दे। अब जो कमेंट्स और ऑब्जेक्शंस आएंगे, सजेशंस आएंगे, उनको कंसिडर करोगे और उसके बाद पब्लिकेशन करोगे फाइनली ऑफिशियल गैजेट में। और जब पब्लिकेशन करोगे तब ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर जब आप ऑफिशियल गैजेट में कोई चीज पब्लिश करते हो ना, तो इसका मतलब क्या माना जाता है, इसका मतलब यह माना जाता है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि ऊपर के सारे कंप्लायंस आपने कर लिए। अगर आपने फाइनली कोई प्रोविजन, कोई लॉ ले जाकर के ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया, इसका मतलब यह कि जो ऊपर की चीजें करनी थी आपने कर ली, ऐसी मान लिया जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ है। मतलब सर ये एक प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन क्या, कि जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है हम ये मान लेते हैं कि ऊपर की सारी चीजें हो गई है। समझे क्या? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। खो गए हम कहां। सुनो, आ जाओ सर। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं, छोटा सा। सर अगर आईसीएआई ने पब्लिकेशन डाला था ऑफिशियल गैजेट में हमारे कमेंट्स के लिए, हमारे कमेंट्स के बाद वो जब चेंजेस कर रहे हैं तो चेंजेस करने के बाद क्या उनको वापस पब्लिश करना जरूरी है, कि चेंजेस करने के बाद वो खुद से डाल सकते हैं? चेंजेस करने के बाद वो फाइनल पब्लिश कर दें कि उनको वापस से पब्लिक कमेंट के लिए डालना पड़ेगा? तो सर जब उन्होंने चेंजेस कर लिए ना, जब उन्होंने चेंजेस कर लिए तो डिपेंड करता है कितने चेंजेस किए। क्या वो चेंजेस एंसिलियरी थे, इंसिडेंटल थे, जरूरी थे, नॉर्मल थे? क्या नॉर्मल चेंजेस थे? अगर नॉर्मल चेंजेस थे तो तुमको वापस पब्लिक कमेंट नहीं चाहिए, तुम आगे बढ़ के पब्लिश कर दो। पर हां अगर तुमने बड़ा कोई चेंज कर दिया, कोई फॉरेन चेंज कर दिया, फॉरेन मतलब क्या, जो चेंज का डिस्कशन हो रहा था उससे अलग ही कुछ चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल जो मैंने तुमको क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर लॉ की बात करें तो उन्होंने बोला कंपनीज एक्ट जो है वो लॉ हम सीए फाइनल से उठा करके सीए इंटर में लाएंगे। ठीक है, उतना ही कहा था उन्होंने। अब उन्होंने कमेंट तो उतना ही मंगवाया था, पर जब चेंज कर रहे थे तो एक्ट के साथ वो रूल्स भी ले आए। अरे तो रूल्स तो लाएंगे ही ना भाई, रूल्स तो लाएंगे ही ना, वो तो एंसिलरी चेंज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वापस पब्लिक कमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पर हां अगर तुमने बोला था डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और अचानक से बैठे बैठे बोल रहे हो डायरेक्ट टैक्स को हम ओपन बुक करेंगे, तो भाई ये बहुत बड़ा चेंज है, तो तुमको पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो सर यही वाला पैराग्राफ है यहां पे कि अगर आप जो थोड़े मोड़े, अगर आप सुटेबल चेंजेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको वापस से पब्लिश नहीं करना पड़ेगा पब्लिक कमेंट्स के लिए, बट अदरवाइज करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर एनैक्टमेंट रिपील्ड और रिपील्ड एंड री एनैक्टेड। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
सर अगर आपका एक एक्ट रिपील हुआ और उसके बदले में दूसरा एक्ट रीएनैक्ट हुआ, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हुआ और कंपनीज एक्ट 2013 बना, तो इन दैट केस अगर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है ना, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है ना, तो बिना इंटरप्शन के चीजें कंटिन्यू होगी। मतलब एक एक्ट को रिपील करना और दूसरे एक्ट को इनैक्ट करना विल न्यूट्रलाइज देमसेल्व्स। मैं क्या करूं, ये देखो ना, ये देखो इन्होंने फिजिक्स भी जोड़ दिया, इसमें केमिस्ट्री भी जोड़ दिया। बोले एक एक्ट को रिपील करना और दूसरा एक्ट को रीएनैक्ट करना विल न्यूट्रलाइज देमसेल्व्स। ऐसा माना जाएगा कि भाई एक्ट कंटिन्यू हो रहा है, बट फ्रेश फॉर्म में। कब माना जाएगा? अगर आपके टर्म्स जो है ना वो लगभग सब्सटैंशियली सेम है। पर अगर आपके टर्म्स क्या होता है, पर अगर आपके टर्म्स जो हैं वो अगर चेंज हो गए हैं, आपके टर्म्स जो हैं वो अगर चेंज हो गए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में समवॉट डिफरेंट टर्म्स अगर हैं, तो जहां जहां पे डिफरेंसेस है ना, वहां पे ये माना जाएगा पुराना वाला एक्ट रिपील हो गया है और नया वाला एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया है। पुराना वाला एक्ट रिपील हो गया है और नया वाला एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया है। सर इससे ज्यादा अब घुसने का मतलब नहीं है रिवीजन में। सर माइंस एक्ट 1923 था पहले, उसके बाद माइंस एक्ट 1952 आया, तो जो रूल्स माइंस एक्ट 1923 में बना था उसको ये माना जाएगा कि वो 1952 के लिए भी एप्लीकेबल है। जो रूल्स 1923 के लिए बना था वही रूल्स सेम रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर 1952 ऑल्सो, ऐसा माना जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन 25 रिकवरी ऑफ फाइन्स। अगर आप कहीं फाइन लगा रहे हो किसी भी एक्ट में, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? सर दो तरीके से होगी, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 63 से 70 और दूसरा आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो फाइन्स के रिकवरी रिलेटेड लॉ है, इन दोनों के हिसाब से आपकी रिकवरी होगी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कौन से दो तरीके से रिकवरी होगी बोलो? इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सेक्शन 63 to 70 और दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से। उसके बाद सर मैंने कहा प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनैक्टमेंट्स। अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया आपने जो 2 एक्ट में ऑफेंस पनिशेबल है, तो क्या होगा सुनना, जो आपका प्रोसिक्यूशन है, जो आपका मुकदमा है, वो दोनों एक्ट में चल सकता है, पर आप पनिशेबल सिर्फ एक ही एक्ट में होगे, दोनों एक्ट में पनिशेबल नहीं हो सकते फॉर द सेम ऑफेंस। सर अगर ऑफेंस डिस्टिंक्ट है, दो अलग अलग ऑफेंस है, आपने एक मर्डर किया और एक रेप किया, मतलब आपने नहीं, मतलब किसी बंदे ने मर्डर किया और रेप किया, तो मर्डर के लिए अलग ऑफेंस है, रेप के लिए अलग ऑफेंस है, उसको एक ऑफेंस नहीं बोलोगे। भले उसने रेप करके मर्डर किया एक ही जने का, तो वो एक ऑफेंस नहीं बोल सकते, उसको दो अलग अलग ऑफेंस है, उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग पेनल्टी लगेगी, उसको दोनों के लिए अलग अलग जेल होगा। पर अगर कोई ऑफेंस है, जैसे कि आपने फ्रॉड किया, फ्रॉड करने की वजह से आपको मान लो एक कंपनीज एक्ट में भी पेनल्टी लग रही है और इंडियन पीनल कोड में भी पेनल्टी लग रही है, तो उस केस में मुकदमा जो है दोनों कोर्ट में चलेगा, प्रोसीडिंग्स जो है वो दोनों कोर्ट में चल सकती है, दो अलग अलग लॉ में चल सकती है, पर अल्टीमेट जो पनिशमेंट मिलेगा आपको वो एक ही लॉ में मिलेगा, वो एक ही एक्ट में मिलेगा। वेयर एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 और मोर एनैक्टमेंट, कोई हरकत आपकी 2 एक्ट में आपको ऑफेंस बनाती है, 2 लॉ में आपको ऑफेंस बनाती है वो हरकत आपकी, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड and punishable under either any of those enactment but shall not be punished twice for the same offense। 2 बार तुमको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है सर। लास्ट सर मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। अगर कहीं भी लॉ में आपको लिखा है कि आपको पोस्ट से सर्विस करना है, तो व्हेन विल बी द सर्विस बाय पोस्ट बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड? कब आपने पोस्ट से सर्विस कर दिया ये मान लिया जाएगा? अगर 4 चीजें होती है। पहला, अगर आप उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं, दूसरा प्री पे करते हैं, तीसरा पोस्ट करते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से। पहला आपने एड्रेस किया, दूसरा प्री पे किया, तीसरा पोस्ट किया रजिस्टर्ड पोस्ट से, एंड उसके बाद एक लेटर भेजा, और वो उसके बाद नहीं, एक्चुअली अ लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट टू हैव बीन इफेक्टेड एट द टाइम एट विच द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। तो सर वो जो लेटर है, आपने उसको एड्रेस डाला, प्रीपे किया, पोस्ट किया, और वो डिलीवर हो गया, तो ये मान लिया जाएगा इफेक्ट हो गया। वाह 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 सर। सर्विस बाय पोस्ट का मतलब क्या है? सुनो, मैंने क्या कहा, 4 कंडीशन मीट होने चाहिए। सबसे पहला, आपने प्रॉपर्ली एड्रेस किया, आपने प्रीपे किया, आपने पोस्ट किया उसको, और उसके बाद वो एक्चुअल में डिलीवर हो गया, तो तब उसको मान लिया जाएगा सर्विस बाय पोस्ट हो गया। तो सर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से कम 5 से 7 बार वापस गुड फेथ जितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आया है और आप यहां तक रिविजन करते नहीं हो। तो मेरी बात सुनना, क्या कहा मैंने? व्हाट डिड आई से? व्हेन विल
When will the post be said to be affected? When will the service by post be said to be affected? When you are addressing, when you are prepaying and you are posting it by registered post and it is actually delivered in the ordinary course of post. ओके बट सर अगर लॉ में कहीं लिखा है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू मतलब क्या, पोस्ट से जाएगा पर उसके आगे एक और स्टेप आएगा कि जब डिलीवर हो जाएगा ना तो सामने वाला एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा और वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आएगा विच इज अ कंफर्मेशन कि हाँ भैया डिलीवर हो गया. तो अगर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजने के लिए लिखा गया है अगर लॉ में, और अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो तो क्या वो कंप्लायंस माना जाएगा? नहीं सर, आरपी से बड़ा है आरपीएडी, आरपी से ज्यादा स्ट्रिक्ट है आरपीएडी, आरपी से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट है. मतलब अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के 100 रुपए लगते हैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के शायद 150 रुपए लगेंगे. तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेज रहे हैं तो उसी से भेजो. पोस्ट से अगर भेजोगे तो उसको टेनेबल नहीं माना जाएगा. सर अगर आपने सर्विस बाय पोस्ट किया और सामने वाले ने उसमें लिख दिया आई डोंट एक्सेप्ट दिस और वापस भिजवा दिया तो क्या डिलीवरी माना जाएगा? अरे भाई उसने उसमें एंडोर्स कर दिया ना, इसका मतलब डिलीवर हो गया. उसने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई ऑफर नहीं दे रहा हूं जो एक्सेप्ट करना है, मेरे को कोई टर्मिनेशन नोटिस देना था, मैंने अगर पोस्ट से भिजवाया तो उसके हाथ में जब चला गया ना वो डिलीवर हो गया मान लिया जाएगा. भले वो उसमें आई डोंट एक्सेप्ट कोई भी चीज एंडोर्स करके दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है. इट डजंट मैटर एट ऑल. एंडोर्समेंट इन फैक्ट इज अ प्रूफ कि डिलीवर हो गया. उसने अगर उसमें एंडोर्स कर दिया ना मैंने नहीं लिया, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तो वो डिलीवरी का प्रूफ हो गया. ठीक है, तो दैट इज हाउ सर्विस बाय पोस्ट गेट्स अफेक्टेड और उसके आगे के सेक्शंस रेलेवेंट नहीं है. एंड दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन इन 55 मिनट्स ऑफ द होल चैप्टर. I hope you enjoyed this thoroughly. We could have gotten into more details, but this is after all a revision video. I hope you enjoyed it thoroughly. I hope you learnt a lot. And I hope you will give this video a like. क्यों सर? क्योंकि मैंने हमेशा आपसे एक ही चीज बोली है, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन. तुम जितनी चीजें बताओगे, जितना फीडबैक दोगे, उतना तुम भी और हम भी आगे जाएंगे. ठीक है, I hope you enjoyed the session. I hope it was helpful. I hope you were able to revise it thoroughly. I'll see you in the next video. Until then, guys, until then, bye-bye. See you. Take care. And do not forget to hit the like button. तुम्हें कसम है, तुम्हारे उनकी. सर आधे लोग तो सिंगल है, लाइक वैसे ही कम हो जाना है. हाँ, ओके गाइस, चलो I'll see you in the next video. Until then, bye bye. तो नहीं सब्सक्राइब करना,